हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे और अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो पेपर हमारा थर्ड और फोर्थ को हुआ था, उसके एनालिसिस के अकॉर्डिंग ज़्यादातर क्वेश्चंस नेटवर्किंग से थे, डीबीएमएस से थे, डीएसएस से, मल्टीमीडिया और पाइथन से भी कुछ क्वेश्चंस देखे गए थे। तो मैंने ये किया है कि अभी ये 100 क्वेश्चंस का एक मैराथन लेके आए, जिसमें हर टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम से पहले हम ऐसे भी फटाक फटाक ही रिविजन कर रहे होते हैं, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट हर एक टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग जितने जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये फाइंड आउट किया है कि 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे वीडियोस को देखा तो है, थैंक यू सो मच फॉर दैट, बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज़ यार, प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। आई विल बी थैंकफुल फॉर दैट। और चलो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन फॉर द एग्जामिनेशन। तो चलो, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका सबसे पहला सवाल है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, क्योंकि कोको मॉडल, एसडीएलसी मॉडल, इनसे क्वेश्चंस थे, तो मैंने सॉफ्टवेयर के क्वेश्चंस भी रखे हैं। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज मेनली कंसर्न विथ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो काम है वो मेनली किस बात पे फोकस करता है? हार्डवेयर डिजाइनिंग के लिए, डेवलपिंग सॉफ्टवेयर सिस्टमेटिकली, या रैंडम कोडिंग के लिए, या डेटाबेस क्रिएशन ओनली। ठीक है, तो क्या होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डेवलप करना एक सॉफ्टवेयर को सिस्टमेटिकली, एक स्टेप बाय स्टेप को चीज़ों को फॉलो करके उसके बाद अपने प्रोग्राम को या अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, ये काम होता है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, द मेन एम ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज टू प्रोड्यूस सॉफ्टवेयर दैट इज, अब मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, लेकिन किस तरह की प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं? जो एक्सपेंसिव और फास्ट है, रिलायबल है, मेंटेनेबल है, कॉम्प्लेक्स और रीयूजेबल है, या लार्ज या मॉड्यूलर है। सिंपल सी बात है, ये थोड़ा सा दिमाग लगाओगे थोड़ा बहुत तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो बेसिक क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हम एक ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे जो रिलायबल होगा और मेंटेनेबल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ SDLC, मतलब सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में इनमें से कौन सा है जो एक स्टेप नहीं होता है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग, एंड डिबगर कॉन्फ़िगरेशन। सॉरी, एक बार फिर से ऑप्शन देखते हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग, डिबगर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डिबगर कॉन्फ़िगरेशन इज, कोई भी ऐसा SDLC में कोई ऐसा एक स्टेप नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विच सॉफ्टवेयर मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड द क्लासिक लाइफ साइकिल मॉडल? ठीक है, स्पाइरल मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल। इटरेटिव, इंक्रीमेंटल, ये मॉडल से कुछ कुछ क्वेश्चन है। देखो, डायरेक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, बट उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन थे, हर हर शिफ्ट में देखा गया है कि ठीक है, और PYQ से भी उस टॉपिक से रिलेटेड, तो मैंने कोशिश किया उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे हैं वो मैं डालूं इसमें। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वाटरफॉल मॉडल, ये जो है वो क्लासिक लाइफ साइकिल मॉडल है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इन वाटरफॉल मॉडल में टेस्टिंग बिगिंस आफ्टर विच फेज? वाटरफॉल मॉडल जो होता है डेवलपमेंट का, उसमें टेस्टिंग किस फेज के बाद स्टार्ट होती है? डिजाइनिंग, इंप्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, या रिक्वायरमेंट एनालिसिस? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंप्लीमेंटेशन के बाद हम टेस्टिंग का स्टेप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई चीज़ इंप्लीमेंट कर दोगे तभी तो उसको जांचोगे ना। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, द स्पाइरल मॉडल इज मेनली सुटेबल फॉर, स्पाइरल मॉडल किसके लिए सुटेबल होता है? लो बजट स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए, लार्ज एंड हाई रिस्क प्रोजेक्ट के लिए, एकेडमिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए केवल, या फिर रैपिड प्रोटोटाइपिंग ओनली? किस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे सिचुएशन में हम लोग स्पाइरल मॉडल डेवलपमेंट को हम लोग यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्निक्स को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जब हमारे पास लार्ज और हाई रिस्क प्रोजेक्ट होता है, वैसी सिचुएशन में हम स्पाइरल मॉडल को प्रेफर करते हैं। ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट? सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, इनपुट, या वैलिडेशन, या फिर मेंटेन एबिलिटी? कौन है जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है? द करेक्ट आंसर विल बी इनपुट, वैलिडेशन इज द फंक्शनल रिक्वायरमेंट. Next question is, the degree of interdependence between module is called cohesion, coupling,
इनकैप्सुलेशन या मॉड्यूलैरिटी? द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस जो होता है उसे हम कहते हैं कपलिंग, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, कपलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोकोमो मॉडल से क्वेश्चंस थे तो मुझे लगा ये मुझे डालना चाहिए क्वेश्चन। द कोकोमो मॉडल इज यूज्ड फॉर, किस लिए यूज होता है? सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी मेजरमेंट के लिए, एफर्ट एस्टिमेशन के लिए, डिबगिंग ऑटोमेशन के लिए, या सिस्टम डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन के लिए? तो कोकोमो मॉडल हम यूज करते हैं एफर्ट एस्टिमेशन के लिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, केस टूल किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम लोग? सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन के लिए, मैनुअल कोडिंग के लिए, हार्डवेयर रिपेयर के लिए, या केवल डिबगिंग के लिए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या कि केस टूल जो होता है वो हम सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन के लिए यूज़ करते हैं, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द कोकोमो। इन कोकोमो ऑर्गेनिक मोड रेफर्स टू, ऑर्गेनिक मोड कहने का क्या मतलब है? लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, स्मॉल सिंपल प्रोजेक्ट विथ स्मॉल टीम, रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम, या हाई रिस्क रिसर्च सिस्टम? ऑर्गेनिक मोड कहने का करेक्ट मतलब होता है स्मॉल सिंपल प्रोजेक्ट विथ स्मॉल टीम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन गोल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज टू, सॉफ्टवेयर बनाने के बाद उसको जो हम टेस्टिंग करते हैं वो किस पर्पज से करते हैं? प्रूव दैट द प्रोग्राम हैज नो बग्स, फाइंड एरर्स इन सॉफ्टवेयर, रिड्यूस कोडिंग एफर्ट, और इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑलवेज? तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर कि हम लोग टेस्टिंग का काम एरर्स, सॉफ्टवेयर में कुछ एरर्स तो नहीं है उसको फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, टू फाइंड एरर्स इन सॉफ्टवेयर वी डू द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेस्टिंग चेक्स द सिस्टम एज अ होल अगेंस्ट यूजर रिक्वायरमेंट्स? यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग? ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सा टेस्टिंग चेक है जो कि ये चेक करता है कि सिस्टम जो है वो सारे के सारे यूजर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्क मैनेजमेंट इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एम्स टू, रिस्क मैनेजमेंट जो होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? कि सारे रिस्क को पूरी की पूरी तरह कंप्लीटली एलिमिनेट कर देना, एलिमिनेट ऑल रिस्क कंप्लीटली, या फिर आइडेंटिफाई करना और मिनिमाइज करना कि हाँ ये रिस्क हो सकता है तो इसको हम फाइंड आउट करके उसको कम कर देंगे, या फिर इग्नोर रिस्क एंड फोकस ऑन कोडिंग, या फिर केवल भाई कोई भी रिस्क हो ना हो कोई बात नहीं, हम लोग कोडिंग करेंगे, अच्छे से काम कर लेंगे, डेवलप कर लेंगे सॉफ्टवेयर, इस बात पे, या फिर रिड्यूस द हार्डवेयर फेल्योर, ठीक है। तो क्या होता है, क्यों करते हैं हम रिस्क मैनेजमेंट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और मिनिमाइज कर देते हैं पोटेंशियल प्रोजेक्ट रिस्क को। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, रिस्क मैनेजमेंट इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एम्स टू आइडेंटिफाई एंड मिनिमाइज द पोटेंशियल प्रोजेक्ट रिस्क। ओके, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मैट्रिक्स मेजर्स द नंबर ऑफ डिलीवर्ड लाइन ऑफ कोड पर पर्सन मंथ? ठीक है, ये इसका ऑप्शन है आपके प्रोडक्टिविटी, रिलायबिलिटी, इफिशियंसी, या क्वालिटी इंडेक्स। कैसे, किस मेट्रिक पे हम मेजर करते हैं इसको? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एसडीएलसी इज टू, एसडीएलसी का मेन फोकस क्या होता है? रिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोग्रामर्स, डेवलप सॉफ्टवेयर सिस्टमेटिकली एंड इफिशियंटली, इंक्रीज कोडिंग कॉम्प्लेक्सिटी, या फोकस ओनली ऑन डॉक्यूमेंटेशन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेवलप द सॉफ्टवेयर सिस्टमेटिकली एंड इफिशियंटली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? पहला स्टेप कौन सा होता है? डिजाइनिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, टेस्टिंग, या इम्प्लीमेंटेशन? करेक्ट आंसर हो जाएगा रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फाइनल फेज ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, और द डिजाइनिंग? तो करेक्ट आंसर विल बी मेंटेनेंस इज द लास्ट स्टेप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एक्टिविटी इन सिस्टम एनालिसिस? फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, सिस्टम टेस्टिंग या डेटा फ्लो डायग्राम क्रिएशन? कौन सा है जो वैलिड एक्टिविटी नहीं है सिस्टम एनालिसिस के दौरान? करेक्ट आंसर विल बी सिस्टम टेस्टिंग इज नॉट अ वैलिड एक्टिविटी इन सिस्टम एनालिसिस. ओके, let's move to the next question. The next question is, the process of studying the existing system to design a better one is called system design, system analysis, implementation, or the last option is debugging? द करेक्ट आंसर विल बी सिस्टम एनालिसिस. ठीक है, कि आपने पास्ट के काम को देख करके उसको एनालाइज करके नेक्स्ट टाइम बेटर परफॉर्म करना. ये हम SDLC लाइफ में भी ऐसा करते हैं और डेवलपमेंट के दौरान इसे हम कहते हैं सिस्टम एनालिसिस करना. जैसे हम भी अपनी लाइफ में एनालाइज करते हैं ना अपनी पास्ट को, फिर अब बेटर करके आगे अपना फर्दर स्टेप लेते हैं. ठीक है, तो यही चीज़ हो जाती है हमारी डेवलपमेंट के दौरान भी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट इज, द डेटा फ्लो डायग्राम रिप्रेजेंट डेटा मूवमेंट इन अ सिस्टम, data storage structure, code logic, or hardware configuration? The correct answer will be data movement in a system. DFD represent a data movement in a system. Okay. अगला सवाल है, a square or rectangle symbol in a DFD represent data store, external entity, process, or the data flow? The correct answer will be external entity. The square or rectangle symbol in a data flow diagram represent the external entity. Okay, चलिए अगला सवाल है, the main purpose of the feasibility study is to test the software, to check if the project is practical and cost effective, to finalize the database design, or to code the system? What is the main purpose? The main purpose is to check if the project is practical and cost effective. Okay, चलिए अगला सवाल देखते हैं. SAD, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, ये हम सब ने पढ़ा होगा. वो भी एक इंपॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक है. एस्टेट का तो है ही, वहाँ से तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं. इवन BPSC में भी TRE 3 में SAD से बहुत सारे क्वेश्चन देखे गए थे, तो इसको इग्नोर करते हुए मत चलना. थ्योरेटिकल पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है. तो क्वेश्चन है आपका कि इन SAD व्हाट डज लॉजिकल डिजाइन फोकस ऑन? हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स, यूजर इंटरफेसेस एंड डेटा फ्लो, फाइल स्ट्रक्चर्स ओनली, और द कोड ऑप्टिमाइजेशन? करेक्ट आंसर विल बी यूजर इंटरफेसेस एंड डेटा फ्लो. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. प्रोटोटाइपिंग इज मेनली यूज्ड व्हेन. प्रोटोटाइपिंग कब हम यूज करते हैं? व्हेन द रिक्वायरमेंट्स आर वेल डिफाइंड, रिक्वायरमेंट्स आर अनक्लियर और चेंजिंग, the system is already implemented, और the last option is when the cost estimation is complete. प्रोटोटाइप हम किस सिचुएशन में बनाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का? तो करेक्ट आंसर इज रिक्वायरमेंट्स आर अनक्लियर और चेंजिंग. ऐसी सिचुएशन में हम प्रोटोटाइपिंग को प्रेफर करते हैं. ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं. ओके, तो हमने देखा है कि लॉजिक गेट से, डिजिटल सर्किट से भी क्वेश्चन है, तो मैंने वहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुन लिए हैं. ठीक है, तो इसमें सबसे पहला सवाल है, द लॉजिक गेट दैट गिव्स आउटपुट ओनली वन ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर वन इज, वो कौन सा गेट होता है जो कि आउटपुट 1 देगा जब सारे के सारे इनपुट्स 1 होंगे? और गेट, एंड गेट, नैंड गेट और नॉर गेट? द करेक्ट आंसर विल बी एंड गेट. ओके, चलिए अगला सवाल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर एन और गेट? और गेट के लिए बूलियन एक्सप्रेशन कौन है? ऑप्शंस को अच्छे से देख लो, मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं करूंगी. और गेट की बात हो रही है. और लास्ट डी वाला जो ऑप्शन था वो था ए, और जॉर का ऑप्शन था, और बी था ए, जॉर, बी. जबकि ऑप्शंस तो है ये कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी. प्लस बी जो होता है, प्लस जो होता है वो और गेट का सिंबल होता है. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आउटपुट ऑफ अ नॉर गेट इज 1 व्हेन. नॉर गेट का आउटपुट 1 होता है जब ऑल इनपुट्स आर 1, एटलीस्ट 1 इनपुट इज 1, ऑल इनपुट्स आर 0, और एनी इनपुट इज 1. लास्ट ऑप्शन में लास्ट में है एनी इनपुट इज 1. करेक्ट आंसर विल बी व्हेन द ऑल इनपुट्स आर 1, इन दैट सिचुएशन द आउटपुट ऑफ द नॉर गेट इज 1. तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1. यहाँ पे ऑप्शन सी, सॉरी, नॉर गेट में आउटपुट जो होता है वो 1 तब होता है जब सारे के सारे आउटपुट इनपुट जो हो वो 0 हो. तो करेक्ट आंसर आपका
ऑप्शन सी हो जाएगा, व्हेन द ऑल इनपुट्स आर 0, इन दैट केस नॉर गेट इज 1। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है द बुलियन एक्सप्रेशन a प्लस बी डैश a प्लस बी डैश a प्लस बी डैश रिप्रेजेंट विच गेट, नैंड, नॉर, जोर और एक्सॉर। करेक्ट आंसर विल बी नॉर गेट। ये जो होता है ये हमारा नॉर गेट को रिप्रेजेंट करता है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सल गेट, और गेट, एंड गेट, नैंड गेट और जोर गेट। ये यूनिवर्सल गेट वाला क्वेश्चन फेवरेट है, आपको बहुत सारे एग्जामिनेशन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये टीआरई 3 में भी, टीआरई 2 में था, सॉरी टीआरई 2 में नैंड गेट का ये क्वेश्चन था, ये मुझे अच्छे से याद है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका द नैंड गेट इज अ यूनिवर्सल। नैंड गेट है हमारा, वो यूनिवर्सल गेट है। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। आउटपुट इज 1 when both inputs are same. Output is 1 when both inputs are 0. Output is 1 when inputs are different. Output is always 0. The correct answer will be output is 1 when inputs are different is true for XOR gate. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डी मॉर्गन्स लॉ से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन डी मॉर्गन्स लॉ से पूछा जाता है, क्वेश्चंस आते हैं। तो सवाल है द डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, a डॉट b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट, और a प्लस b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट, या फिर a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a डॉट b का होल कॉम्प्लीमेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हाउ मेनी इनपुट कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल फॉर अ 3 इनपुट लॉजिक गेट, 4, 6, 8 और 16। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी 8। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 8 input combinations are possible for a 3 input logic gate, 2 to the power 3 for 3 input logic gates के लिए हमारे 8 input combinations चाहिए होते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, 2 to the power 3, 2 to the 4 to the 8। ओके, करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्किट विच स्टोर्स अ सिंगल बिट ऑफ अ डेटा इज कॉल्ड अ रजिस्टर, काउंटर, फ्लिप फ्लॉप और डिकोडर। सिंगल बीट स्टोर करता है डेटा का। द करेक्ट आंसर विल बी फ्लिप फ्लॉप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, मार्क कर सकते हो इसको। चलो अगला सवाल देखते हैं। डीएसए से भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो उसके भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से ही क्वेश्चंस थे, तो मैंने वही रखा है। सवाल है द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ बाइनरी सर्च ऑन अ सॉर्टेड एरे इज ओ ऑफ एन, ओ ऑफ लॉग एन, ओ एन स्क्वायर और ओ ऑफ 1। लास्ट ऑप्शन है आपका ओ ऑफ 1। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ओ लॉग एन इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च ऑन अ सॉर्टेड एरे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल इन अ क्यू, इंसर्शन एट फ्रंट, डिलीशन एट रेयर, इंसर्शन एट रेयर और लास्ट ऑप्शन इज डिलीशन एट फ्रंट। विच विल बी द राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा आपका डिलीशन एट रेयर एंड इज नॉट पॉसिबल इन अ क्यू। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a linear data structure in which elements can be inserted or deleted from both ends but not from the middle is called stack, queue, DQ और the priority queue। टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, इजी क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, DQ। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इन अ सिंगली लिंक लिस्ट ईच नोड कंटेन्स डेटा ओनली, पॉइंटर ओनली, डेटा एंड पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड और डेटा एंड 2 पॉइंटर्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डेटा एंड पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवर्सल मेथड इन अ बाइनरी ट्री विजिट्स नोड इन द गिवन ऑर्डर, लेफ्ट देन रूट एंड देन राइट, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर और लेवल ऑर्डर।
कौन से ट्रैवर्सल मेथड में ये तरीका होता है, पहले लेफ्ट नोड फिर राइट रूट देन राइट नोड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ए फुल बाइनरी ट्री विथ एन इंटरनल नोड्स हैज हाउ मेनी लीव्स, एन, n+1, 2n और 2n+1। डी ऑप्शन में 2n+1 है जो कि डिलीट हो गया है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी n+1। ओके, चलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, a full binary tree with n internal nodes can have n+1 leaves। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट इज O(n², O(n)log(n), O(n) और O1। द करेक्ट आंसर विल बी O(n). इजी क्वेश्चन है बट रिवीजन हो जाए तो अच्छा रहता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम इज नॉट स्टेबल, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट। कौन सा एल्गोरिदम है जो स्टेबल नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्विक सॉर्ट इज नॉट स्टेबल। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर BFS ऑफ अ ग्राफ, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट और ट्री। लास्ट ऑप्शन आपका ट्री है। तो करेक्ट आंसर विल बी क्यू डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर BFS। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम यूजेस डिवाइड एंड कनकर स्ट्रैटेजी, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट। डिवाइड एंड कनकर स्ट्रैटेजी, तो करेक्ट आंसर विल बी मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम जो है वो डिवाइड एंड कनकर स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हैशिंग इज यूज्ड टू, हैशिंग किस लिए यूज होता है? सॉर्ट एलिमेंट्स, सर्च एलिमेंट्स इफिशिएंटली, कंप्रेस डेटा और इनक्रिप्टिंग डेटा। हैशिंग हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? सो वी यूज हैशिंग टू सर्च एलिमेंट्स इफिशिएंटली। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन रिकर्सन द कंडीशन दैट टर्मिनेट्स फर्दर रिकर्सिव कॉल इज कॉल्ड रिटर्न स्टेटमेंट, बेस केस, रिकर्सिव स्टेप और स्टॉप लूप। कौन सा कंडीशन होता है? तो करेक्ट आंसर विल बी बेस केस। ठीक है, बेस केस जो होता है इज द कंडीशन दैट टर्मिनेट्स फर्दर रिकर्सिव कॉल इज कॉल्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन OSI मॉडल? ओके, नेटवर्किंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। नेटवर्किंग के क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखा गया है कि नेटवर्किंग से और DBMS से बहुत सारे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन और नेटवर्किंग के इवन एब्रीविएशंस बहुत सारे पूछे गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। कितने लेयर्स होते हैं OSI मॉडल में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 7 लेयर्स आर देयर इन OSI मॉडल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन एंड एरर कंट्रोल? नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर और द डेटा लिंक लेयर। विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल? द करेक्ट आंसर विल बी ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन एंड एरर कंट्रोल। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल वर्क्स एट द एप्लीकेशन लेयर ऑफ द OSI मॉडल? TCP, UDP, HTTP या फिर IP? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर इज HTTP प्रोटोकॉल वर्क्स एट द एप्लीकेशन लेयर ऑफ OSI मॉडल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है द डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट 2 और मोर डिफरेंट नेटवर्क इज कॉल्ड हब, स्विच, राउटर और द ब्रिज। द करेक्ट आंसर विल बी राउटर इज अ कनेक्टिंग डिवाइस विच इज यूज्ड टू कनेक्ट 2 और मोर डिफरेंट नेटवर्क। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है which layer of the OSI model adds a header with logical address? Transport layer, network layer, data link layer और the physical layer? The correct answer हो जाएगा आपका network layer. Network layer adds a header with logical addresses. Next question देखते हैं। The protocol used to translate domain names into IP addresses is HTTP, FTP, DNS या फिर SMTP? कौन सा प्रोटोकॉल होता है जो कि डोमेन नेम को IP एड्रेस में चेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं? द करेक्ट आंसर विल बी डोमेन नेम सिस्टम, DNS। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल? TCP, UDP, HTTP और लास्ट ऑप्शन था आपका FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि कनेक्शन लेस है?
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यूडीपी। यूडीपी जो है वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द फिजिकल लेयर ऑफ द OSI मॉडल डील्स विथ डेटा इंक्रिप्शन, नेटवर्क राउटिंग, ट्रांसमिशन ऑफ रॉ बिट्स ओवर अ मीडियम और एरर कनेक्शन। किस लिए यूज होता है फिजिकल लेयर? तो फिजिकल लेयर डील्स करता है ट्रांसमिशन ऑफ रॉ बिट्स ओवर अ मीडियम, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, नेटवर्किंग के क्वेश्चंस ध्यान से देख लो। व्हाट डज ARP स्टैंड्स फॉर इन कंप्यूटर नेटवर्क? ARP का फुल फॉर्म है, ध्यान से देखते हैं, मैं सीधे डायरेक्ट आंसर बताती हूँ इसका। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एग्जामिनेशन के दौरान आप लोग ध्यान से देखना, ऑप्शंस जो होते हैं ना उसमें एक एक वर्ड या स्पेलिंग भी कभी कभी मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस को केयरफुली देख के तब आंसर लगाना। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। चलो अगला सवाल देखते हैं। ARP का पर्पस क्या है, किस लिए ARP यूज होता है? कि मैक एड्रेस टू IP एड्रेस, मैप IP एड्रेस टू मैक एड्रेस, या फिर मैनेज राउटिंग टेबल, या इनक्रिप्ट नेटवर्क पैकेट्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या करता है, ARP मैप करता है IP एड्रेस को मैक एड्रेसेस में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। RARP इज यूज्ड टू कन्वर्ट मैक टू IP एड्रेस, कन्वर्ट IP टू मैक एड्रेस, रूट पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स, या फिर मॉनिटर नेटवर्क परफॉर्मेंस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कन्वर्ट करता है मैक को IP एड्रेसेस में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोटोकॉल यूज्ड टू सेंड एरर एंड कंट्रोल मैसेजेस इन अ नेटवर्क इज TCP, UDP, ICMP और ARP। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ICMP इज यूज्ड टू सेंड एरर एंड कंट्रोल मैसेजेस इन अ नेटवर्क, ठीक है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ BGP इज बेसिक गेटवे प्रोटोकॉल, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, बाइनरी ग्रुपिंग प्रोटोकॉल और ब्रॉड गेटवे पाथ। द करेक्ट आंसर विल बी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। BGP स्टैंड्स फॉर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। OSPF स्टैंड्स फॉर, इसका मैं सीधे करेक्ट आंसर बताऊंगी, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, मतलब करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ठीक है। OSPF का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है, द प्रोटोकॉल यूज टू मॉनिटर एंड मैनेज नेटवर्क डिवाइसेज इज SMTP, SNMP, ICMP और FTP। कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो होता है मैनेजिंग नेटवर्क को मॉनिटर करने के लिए और मैनेज करने के लिए डिवाइसेस को? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका SNMP, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्राइवेट IP एड्रेस टू पब्लिक IP एड्रेस इज कॉल्ड सबनेटिंग, NAT, राउटिंग या स्विचिंग। ये कहलाता है हमारा NAT, ठीक है। प्राइवेट IP को जब हम पब्लिक IP में चेंज करते हैं उसको हम NAT कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। CIDR इज रिलेटेड टू क्लास बेस्ड IP एड्रेस, क्लासलेस IP एड्रेसिंग, इंक्रिप्शन या फिर फायरवॉल्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्लासलेस IP एड्रेसिंग, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, MPLS का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट मैं फुल फॉर्म बता रही हूँ, मल्टीपर्पज लेवल स्विचिंग, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, PPP यूज फॉर, ये बहुत बार पूछा जाता है। PPP किस लिए यूज होता है? वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए, पॉइंट टू पॉइंट डेटा ट्रांसफर के लिए, राउटिंग बिटवीन नेटवर्क्स के लिए, या DNS रेजोल्यूशन के लिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पॉइंट टू पॉइंट डेटा ट्रांसफर, ओके। चलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ VLAN इज वर्चुअल लोकल एड्रेस नेटवर्क, वेरिएबल LAN, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, विजुअल LAN अडेप्टर नेटवर्क। VLAN का एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आ जाए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, ओके। चलिए अगला सवाल देखते हैं। DHCP इज यूज्ड टू मैनुअली असाइन IP एड्रेसेस, ऑटोमेटिकली असाइन IP एड्रेस, इनक्रिप्ट द डेटा और राउट द पैकेट। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल किस लिए यूज होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली असाइन करता है IP एड्रेसेस, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP यूजेज SMTP, SSL, TLS, FTP या फिर SNMP। लास्ट ऑप्शन है आपका SNMP। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सिक्योर सॉकेट लेयर और TLS यूज करता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, QoS इन नेटवर्किंग रेफर्स टू, फुल फॉर्म देख लो अच्छे से, क्वालिटी ऑफ सर्विस। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके मल्टीमीडिया से भी क्वेश्चन देखा। मल्टीमीडिया से बचा, कितना बचा हुआ है? ज़्यादा नहीं, 30 और तक सब में चले जाएंगे। ओके तो मल्टीमीडिया के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं कि सबसे पहला सवाल है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, एनिमेशन एंड वीडियो इज नोन एज हाइपर टेक्स्ट, मल्टीमीडिया, सिमुलेशन या रेंडरिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मल्टीमीडिया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉसी कंप्रेशन फॉर्मेट फॉर इमेजेस, जिसमें कि इमेज भेजने के बाद उसकी क्वालिटी ब्लर होती है या लॉस होता है कंप्रेशन के बाद। तो बीएमपी, पीएनजी, जेपीईजी या टीआईएफएफ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जेपीईजी में जब हम इमेज को कंप्रेस करते हैं, भेज देते हैं, तो वो लॉस ही होता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिवाइस दैट कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू डिजिटल सिग्नल इज कॉल्ड स्पीकर, माइक्रोफोन, मॉडेम या फिर एम्पलीफायर। तो करेक्ट आंसर विल बी माइक्रोफोन। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टीमीडिया कॉम्पोनेंट, टेक्स्ट, साउंड, स्प्रेडशीट और वीडियो। इजी है, स्प्रेडशीट हमारा कोई मल्टीमीडिया कॉम्पोनेंट थोड़ी है। चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द IoT इज कनेक्टिंग कंप्यूटर्स ओनली, कनेक्टिंग ऑल डिवाइसेस टू द इंटरनेट, इंक्रीजिंग डेटा स्टोरेज या फिर डिजाइनिंग द वेबसाइट। इजी है, दिमाग थोड़ा सा लगा लेंगे कि ये IoT का काम होता है सारे डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट करना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ही तो नाम है इसका। चलिए अगला सवाल, विच कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन IoT डिवाइसेस, HTTP, FTP, MQTT या फिर SNMP। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका MQTT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ स्मार्ट होम सिस्टम दैट ऑटोमेटिकली कंट्रोल लाइट एंड टेम्परेचर इज एग्जाम्पल ऑफ। इजी है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ IoT डिवाइस। IoT डिवाइस कौन सा नहीं है, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप या स्मार्ट बल्ब। स्मार्ट लगा है, लैपटॉप नहीं है हमारा IoT डिवाइस। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मल्टीमीडिया फ्रेम रेट इज मेजर्ड इन, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मार्क कर लेना, बिट्स पर सेकेंड, फ्रेम पर सेकेंड, पिक्सल पर इंच या फिर किलो बाइट्स पर सेकेंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेम्स पर सेकेंड इज फ्रेम रेट मेजर करते हैं हम फ्रेम्स पर सेकेंड। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द डिवाइस दैट कनेक्ट्स IoT डिवाइसेस टू द इंटरनेट इज कॉल्ड स्विच, राउटर, गेटवे और हब। द करेक्ट आंसर इज गेटवे। ठीक है चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, OLAP का फुल फॉर्म क्या होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका भी वही होगा, OLAP ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी, ओके सॉरी फॉर दैट। चलिए अब देखते हैं, RDBMS ऑर्गेनाइज डेट, अब DBMS से भी क्वेश्चन थे तो वो स्टार्ट हो चुका है अब आपका। RDBMS ऑर्गेनाइज करता है डेटा को किस फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, टेबल्स के फॉर्म में, क्यू या फिर ट्रीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टेबल के फॉर्म में, रो और कॉलम में RDBMS में डेटा स्टोर होता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, BLOB रेफर्स टू बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, बेसिक लॉजिकल ऑब्जेक्ट, बाइनरी लेवल ऑपरेशन, बिग लिस्ट ऑफ बाइट्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, BLOB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाइन ऑपरेशन इन SQL इज यूज्ड टू डिलीट रिकॉर्ड्स, कंबाइन रोज फ्रॉम 2 or more tables,
बैकअप द डेटा और सॉर्ट द डेटा। जॉइन ऑपरेशन एसक्यूएल में किस लिए यूज़ होता है? ये यूज़ होता है टू कंबाइन रोज फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नल इन डेटाबेस रिप्रेजेंट। नल क्या रिप्रेजेंट करता है? जीरो, एम्प्टी स्ट्रिंग, मिसिंग और अननोन वैल्यू या फिर फॉल्स डेटा। नल रिप्रेजेंट करता है हमारा मिसिंग और अननोन वैल्यू को, ठीक है, जीरो नहीं होता है, ध्यान रखना है इस बात को, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ उप्स। उप्स से भी, उप्स तो फेवरेट है, कहीं भी चले जाओ उप्स तो आना ही आना है, तो उसके भी क्वेश्चन है कुछ और एग्जाम में भी थे, 5-6 क्वेश्चन तो थे उप्स से। तो ऑप्शन है आपका विच, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ उप्स, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म या फिर रिकर्शन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रिकर्शन। रिकर्शन कोई फीचर नहीं होता उप्स का। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। द फीचर that allow an object to take many form is called encapsulation, abstraction, polymorphism और inheritance। इजी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका polymorphism। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द mechanism by which one class acquire the properties of another class is known as polymorphism, abstraction, inheritance या data hiding। करेक्ट आंसर विल बी inheritance। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच oops कॉन्सेप्ट हाइड्स द इंटरनल डिटेल्स एंड शोज ओनली द फंक्शनैलिटी। इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ओवरलोडिंग और डेटा बाइंडिंग। तो करेक्ट आंसर विल बी एब्स्ट्रैक्शन। ओके, चलिए एब्स्ट्रैक्शन हो गया हमारा, जो कि केवल इंटरनल डिटेल्स को हाइड करेगा और केवल फंक्शनैलिटी को शो करेगा, इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। अगला सवाल है इन C++ और जावा कंस्ट्रक्टर इज यूज टू डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट, इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, ओवरलोड ऑपरेटर्स या फिर कॉपी डेटा बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। कंस्ट्रक्टर हम किस लिए यूज करते हैं? तो कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स। ओके, चलिए अगला सवाल द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग मल्टीपल फंक्शंस विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स इज कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, डायनेमिक बाइंडिंग या फिर कंस्ट्रक्टर चेनिंग। किस लिए यूज होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग मल्टीपल फंक्शन विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमिक बाइंडिंग इन oops occurs when function call is resolved at compile time, function call is resolved at run time, memory is allocated at compile time, code is optimized before execution। कब होता है डायनेमिक बाइंडिंग? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फंक्शन कॉल इज रिजॉल्व्ड एट द रन टाइम। रन टाइम में डायनेमिक बाइंडिंग होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन oops ऑब्जेक्ट इज बेस्ट डिफाइंड एज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, अ डेटा टाइप, अ वेरिएबल, अ फंक्शन। करेक्ट आंसर इज एन ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंट ऑफ अ क्लास। ओके, तो ये मैंने को एक छोटी सी कोशिश थी कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से अभी तक 2 पेपर में क्वेश्चंस आए हैं उनको एक जगह मर्ज करके लेके आऊँ। मैं कोशिश करूँगी कि रात तक एक और 100 क्वेश्चंस की पीपीटी दे दूँ आपको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, ताकि एग्जामिनेशन में बेटर परफॉर्म करें। तो अभी तक यहाँ तक वीडियो में आ गए हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट करते जाना, और पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।